देशज के खास आयोजन गल्पगोई में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गल्पगोई के लिए आज कहानी पढ़ेंगी हिंदी की कहानीकार कविता। 21वीं सदी के आरंभ में जो स्त्री रचनाशीलता हिंदी की दुनिया में आई थी, अपनी प्रतिभा के साथ और हिंदी समाज की कई जड़ताओं को तोड़ते हुए, उसकी हदबंदियों को मानने से सृजनात्मक ढंग से इनकार करते हुए कविता उनमें से एक है। कविता के 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मेरी नाप के कपड़े, उलट बांसी, नदी जो अब भी बहती है, आवाजों वाली गली, क से कहानी, घ से घर। और इन कहानियों से चुन कर भी 2 संग्रह है, मैं और मेरी कहानियां और गौरतलब कहानियां। कविता के 2 उपन्यास भी प्रकाशित हो चुके हैं, मेरा पता कोई और है और ये दिए रात की जरूरत थे। इनके कहानी संग्रह मेरी नाप के कपड़े के लिए अमृतलाल नागर कहानी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। कविता ने राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर और नामवर सिंह के पत्रों का संकलन संपादन भी किया है। अब वे वहां नहीं रहते शीर्षक से। जवाब दो विक्रमादित्य भी इनका एक संपादन है, और वह सुबह कभी तो आएगी एक किताब इनकी प्रकाशित हुई है। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं गल्पगोई के इस खास आयोजन में अपनी मेहमान कथाकार कविता का, और इनको आमंत्रित करता हूं कि कहानी पाठ करें। कविता। नमस्कार, मैं कविता देशज के गल्पगोई कार्यक्रम में खुद को जोड़ने के लिए आप सबकी आभारी हूँ। जो कहानी मैं आज पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है उलटबासी। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। यह कहानी मेरे प्रिय कहानियों में से एक है। मैं माँ को उसकी नई दुनिया में छोड़कर वापस लौट रही हूँ। जिंदगी हमें कभी कभी उस मुकाम पर ला खड़ा करती है जहाँ हमारी भूमिकाएं बदल जाती हैं। आज मैं भी उसी मुकाम पर आ खड़ी हुई हूँ। एक यात्रा में कितनी और यात्राएं समानांतर चलती होती है। मैं लौट रही हूँ माँ को छोड़कर उसे उसकी दुनिया में, पर फिर भी माँ साथ साथ क्यों आ रही हैं? उसके पास जाने की यात्रा भी इस यात्रा में क्यों कर सम्मिलित है? हम दोनों अपनी अपनी यात्रा में हैं। माँ पीछे लौट रही हैं और मैं आगे। गलत क्या है जब धरती, आकाश, ग्रह, नक्षत्र सब घूमते रहते हैं अपनी धुरी पर। नदियां बदलती रहती है अपना रास्ता, फिर माँ से ही अथाह धीरज की अपेक्षा क्यों? माँ ही क्यों थमी रहे आजीवन उसी मोड़ पर जिसकी चाहत उसे नहीं थी? माँ पर्वत नहीं थी, और पर्वत भी तो टूटता खींचता है समय के साथ साथ। हम भले ही भूल चुके हों यह सच, पर आदिम सुख दुख, भय पीड़ा, वितृष्णा क्रोध उसे भी व्यापते थे। फिर भी हम सबने चाहा था माँ अडिग बनी रहे पर्वत की तरह। बचपन में माँ ही तो सुनाती थी यह कहानी। यह सृष्टि के शुरुआती दिनों की बात है। कीट कीटा, आकाश, पेड़ पौधे रचने के बाद सब इंसानों को सिरजा ही होगा भगवान ने। सबकी अपनी गति थी, सबकी अपनी नियति। ऐसे ही सूरज ने तय किया वे आपस में अपना काम, अपना स्वभाव बदल लेंगे। चंद्रमा अपनी शीतलता से छुट्टी पा सकेगा और सूरज अपने रोज रोज के सपने से। अगला दिन उनके लिए अद्भुत था। वे अपनी जिंदगी की एक रास्ता से और ऊब से दूर थे। जिंदगी जैसे नई हो चली थी, बस सुख ही सुख। पर उनके जीवन के इस छोटे से बदलाव के से यह सृष्टि का क्रम ही भंग हो गया था। लोग बाग रात भटकते, नींद आंखों से कोसों दूर, और दिन लिए आती नींद जिससे सारे काम काज ठप। 1 दिन 2 दिन यह बदलाव थमने को ही नहीं था।
इस छोटे से बदलाव से जैसे तूफान आ गया था, भूचाल आ गया था सृष्टि में। दिन रात भूख प्यास जीवन मरण की परिकल्पनाएं ही जैसे खत्म होने लगी। ईश्वर का साप लगा था उन्हें। तुम खुद ही कैसे भूल गई अपनी सुनाई यह कथा। उलटवासियों से सी क्यों उलट ली तुमने अपनी जिंदगी। क्यों उठी आखिरकार लहरें तुम्हारे जीवन समुद्र में। तुम सागर क्यों हो चली थी माँ। तुम जानती थी माँ, ये लहरें सिर्फ तुम्हें ही विचलित नहीं करेंगी, हम सबकी जिंदगी में भी भूचाल आ जाएगा। और सचमुच भूचाल ही तो आ गया था हमारे छोटे से परिवार में। तुम्हारे छोटे से विचलन से हिल गई थी हमारी दुनिया। मुझे तुम्हारी याद बहुत बहुत आ रही थी, बहुत ज्यादा। अनुज मेरा दुख समझते थे, कहते माँ को फोन कर लो, हाल चाल मालूम हो जाएगा। मैं उनकी दरियादिली को छोटा करते हुए कैसे कहती, फोन करूंगी तो अपनी मजबूरियां और ज्यादा मुंह चिढ़ाएंगी, सीमाएं और लाचारगी और ज्यादा मुंह बाकर खड़ी नजर आएंगी। अगर माँ बीमार हुई तो। उस दिन फोन की घंटी बज रही थी लगातार। मेरे भीतर का डर मेरी हथेलियां बांधे था। इतनी रात गए किसका फोन है। अनुज की भी नींद उछती थी। फोन उठाओ अप्पू। अनुज का साथ पाकर मैंने भी जैसे किसी भी अप्रत्याशित के लिए मन को तैयार कर लिया था। हेलो, कौन अप्पू। हाँ मैं अप्पू बोल रही हूँ। भाभी आप इतनी रात गए, कोई खास बात। क्या हुआ। कोई खास बात नहीं, पर तुम कल ही पहली ट्रेन से यहाँ के लिए चल पड़ो। पहली ट्रेन। मैं रुआसी हो उठी थी। भाभी माँ की तबीयत तो ठीक है ना, आप वहाँ कब आई। हाँ माँ ठीक है, मैं ही नहीं पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है, बस अब तुम आ जाओ। मैं और कुछ कहती पूछती इससे पहले ही फोन कट चुका था। मैं बेजान सी बिस्तर पर आ गिरी थी कि अनुज ने कहा था, कब से पूछ रहा हूँ क्या हुआ आपको। पता नहीं, कहती है माँ ठीक है, पर यह भी कहती है तुम कल चली आओ। दोनों एक साथ कैसे हो सकता है अनुज। अरे वो लोग इतने दिनों से घर नहीं आए थे, प्लान बना होगा कि सब चलते हैं, तुम्हें भी बुला लिया। इसमें परेशानी की कौन सी बात है। सुबह अनुज ने जैसे तैसे मेरा सामान बांधा था। ट्रेन में बिठाते वक्त उन्होंने कहा था, जल्दी आना आपको, वरना तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे बगैर एक भी दिन बिताना मेरे लिए कितना मुश्किल है। ट्रेन चल दी थी। खिड़की से मेरी हथेलियों के थामे अनुज की हथेलियां पहले हटी थी, फिर धीरे धीरे अनुज भी ओझल हो गए थे। अनुज गए ही थे कि दृष्टि में माँ फिर तिराई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माँ के साथ के सारे लोग इकट्ठे हो गए और मुझे खबर तक नहीं। मैंने आंसू आंसू से धुंधलाती आंखों को बार बार बरजा। अशुभ होता है ऐसे रोना। कुछ नहीं हुआ माँ को, वरना भाभी बताती नहीं। भाभी उसकी शहर में रहते हुए भी साल से ज्यादा से अपनी माँ के दरवे जैसे घर में रह रही हैं, पर माँ के साथ नहीं। और भाई भी कुछ नहीं कहता, माँ का दुलारा छोटा बेटा। बड़े बेटों की गृहस्थी में तो उसके लिए पहले ही जगह नहीं थी। बेटे भी अब वही चाहते थे कि माँ नहीं आए तो अच्छा। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि वे माँ को प्यार नहीं करते थे। जब आते माँ के लिए ढूंढ ढूंढ कर दाई नौकर रख जाते, माँ को छुपा दिखाकर ढेरों पैसे दे जाते, और हर बार घर में न जाने कितने नए सामान जुट जाते, सब माँ के लिए, माँ की सुख सुविधा के लिए। पर इससे माँ की जिंदगी का मन का अकेलापन कहाँ कम हो जाता था। एक बार मैंने फोन किया, घंटी बजती रही, कोई उठा क्यों नहीं रहा। 2 बार 3 बार 4 बार, अब रखने को ही थी कि धीर सी माँ की आवाज उस तरफ से आई, हेलो कौन। मैं अप्पू बोल रही हूँ। ऐसे मरी मरी आवाज में क्यों बोल रही हो, फोन क्यों नहीं उठा रही थी, क्या हुआ। सुबह आंगन में गिर गई थी। गिर गई थी, मुझे फोन क्यों नहीं किया, ठीक तो हो, कोई हड्डी वड्डी तो नहीं ना टूटी। नहीं रे, जरा सी मोच है तो बिछावन से उठा नहीं जा रहा, फोन इसीलिए देर से उठाया। डॉक्टर को दिखलाया है। कौन ले जाता, पड़ोस की नौकरानी को पैसे देकर बुलाया था, उसने हल्दी चूना लगा दिया, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। पड़ोस की नौकरानी, और वह देबू तुम्हारा नौकर, वह तो कब का भाग गया। तुम्हारे पापा की तस्वीर के आगे उनकी घड़ी रखी थी, वो भी ले गया और कुछ पैसे भी। रिपोर्ट दर्ज करवाई, कहते कहते मैं चुप हो आई। कौन वहां बैठा है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। और वह तुम्हारी बाई,
वह तो 2 महीने से पहले ही चली गई थी, यह कहकर कि उसकी नातिन की शादी है और लौट कर भी वह अब शायद ही आए। नातिन के ब्याह के बाद बेटी बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मैं मन ही मन सोच रही थी, माँओं को बेटियों की कितनी परवाह होती है। और बेटियां, माँ अब भी बोल रही थी कुछ। माँ, फिर खाना क्या खाया? वही पड़ोसी खिचड़ी दे गई थी, आधी तो अभी तक बची है, मन होगा तो खा लूंगी। बासी खिचड़ी कैसे उतार पाई होंगी माँ अपने गले से? माँ जिसे बेस्वाद चीजों से हमेशा परेशानी रही, हंसी, रंग, स्वाद, जिन जिन चीजों की माँ को कभी माँ का गहरा नाता था, सब जीवन से चली गई थी। माँ को हल्के रंग की साड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर पिता की मृत्यु के बाद उसे केवल सफेद साड़ियां बांधनी पड़ी। मछली खाने की शौकीन माँ के जीवन में अब सिर्फ शाकाहार बचा था, पर स्वाद वह फिर भी जोड़ लेती थी, बहुओं के बनाए बेस्वाद खाने में भी थोड़ा सा दही, थोड़ा सा अचार, थोड़ी सी चटनी के साथ। मेरी आंखों में आंसू कौंधे थे। पलकों की ओट से मैंने उन्हें चुपके से पोंछा था। किसी दूसरे मुसाफिर ने घर देख लिया तो क्या सोचेगा? माँ स्वस्थ हो बस, उसके बिछड़े हुए सुख, उसकी भूली हुई खुशियां, उससे किए गए अपने सारे वायदे मैं लौटाऊंगी उन्हें। मुझे पुरानी बातें बार बार याद आ रही हैं। शादी के बाद जब मैं पहली बार माँ से मिलने गई थी, हनीमून के कई एल्बम थे मेरे पास। माँ ने उस दिन सूरज ढलने से पहले ही कहा था, तस्वीरें पहले मुझे दिखा दे, और सब तो बाद में भी देख लेंगे, धूप की कमी में मैं शायद ही कुछ देख पाऊं। माँ को मोतियाबिंद है कई वर्षों से, पर कभी उसके ऑपरेशन की बात नहीं उठी। माँ अब भी सिलती काटती रहती है कुछ कुछ, भले ही बाद में उसे तेज सिरदर्द क्यों न झेलना पड़े। गुणवंती माँ का सिलाई का शगल आज तक नहीं कमा, ठीक उसी तरह जैसे लगातार गठिया के दर्द को झेलते रहने के बावजूद उनका काम करना, चलते फिरते रहना। मुझे शिकायत होती, तुम चुपचाप बैठ कर तो देखो, अपनी तकलीफें दूसरे से कहो, बिना कहे तुम्हारे चुपचाप सहते रहने से कौन जान पाएगा? तुम छोड़ दो सारे काम और देखो सब संभलता है कि नहीं। माँ फिर भी कहती, उम्र होने लगी है, तकलीफें तो होंगी ही, बैठ जाऊं सब छोड़ छाड़ कर तो बदन में और जंग लग जाएगी, फिर एक गिलास पानी के लिए भी मुंह ताको। ये सारी बीमारियां ये बताने को आती हैं कि बुढ़ापा अब कहीं आसपास से झपट्टा मारने वाला है। शायद इन्हीं तर्कों का फल था, या कि हमारी लापरवाही। माँ अचानक लंगड़ाने लगी थी। लंगड़ाते लंगड़ाते भी बरस पर बरस बीत रहे थे। आंखों की परेशानी भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, पर हम भाई बहनों ने इन बातों की परवाह करनी छोड़ दी थी। हमने उनके इस बदले रूप को उनके व्यक्तित्व का हिस्सा मान लिया था। हाँ, तो बात मेरी तस्वीरों की हो रही थी। माँ ने आंगन में दरी बिछाकर आसपास मेरी तस्वीरें फैला ली थी। बहुत ध्यान से देख रही थी वो एक एक तस्वीर की एक एक चीज, बच्चों जैसी उत्सुकता और भोलेपन के साथ। लहरें जब आती होंगी तेज तेज तो किनारे पर खड़े लोग भी भीग जाते होंगे ना। कैसा लगता होगा उस वक्त? वह मुझसे नहीं, जैसे खुद से मुखातिब थी, और मैंने भी उसके इस प्रलाप को प्रश्न की तरह नहीं सुना था। हालांकि वह मेरे भीतर गूंज रहा था बार बार। कुछ देर बाद फिर वैसा ही कुछ। ये पहाड़ फोटुओं में तो बड़े छोटे होते हैं, पास से देखकर न जाने कैसा लगता होगा। बौने हो जाते होंगे ना लोग इसके आगे। माँ जैसे खुद से ही बतिया रही थी। कुलबुल कुलबुल करते आशंका के कीड़े को मैंने कस कर अपनी मुट्ठियों में बांध लिया था। उसकी कुलबुलाहट से इनकार करती सी। पूरा मोहल्ला शांत है, घर भी। मैं रिक्शे वाले को पैसे थमाकर चुपके से उतरती हूँ बेआवाज। नहीं, कोई भी बुरी खबर होती तो इतना शांत तो न होता। भीड़, हलचल, आवाजें कुछ भी नजर नहीं आ रही। परे बेआवाज चुप्पी भी बड़ी भयावनी है। इतने इतने लोग हैं घर में, कई कई बच्चे भी। फिर भी मैं गेट खोलती हूँ, बड़े भैया दरवाजे तक निकल आए हैं। आओ अपूर्वा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हम तो तुम्हारी ही राह तक रहे थे। मैं गौर से देखती हूँ, बड़े भैया बहुत हद तक पिता जैसे लगने लगे। वही कनपटी के सफेद बाल, वैसा ही भरा भरा शरीर, वही आंखें।
आवाज तक वैसी ही। बैठक में माँ कहीं नहीं दिखी। बड़ों के पैर छूते छूते मैं सहमी, भाभी माँ चौके में होंगी। कलेजे में राहत की लहर शीतलता से उतरी। फिर भी कुछ अजीब सा। मैं आई थी और उत्साह में माँ दरवाजे तक नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ था। मैं माँ से मिलकर आ रही हूँ, बस 2 मिनट में। मैं किचन की तरफ बढ़ रही। भैया की गंभीर मुद्रा और भारी आवाज ने मेरे कदम जकड़ लिए। माँ से भी मिल लेना, बातें भी कर लेना, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। पर इतनी जल्दी नहीं, पहले हमारी बात तो सुनती जाओ। कहिए, क्या कहना है? मैंने अपनी आवाज के रुखेपन को भरसक ढाकने की कोशिश करनी चाहिए थी। अप्पू, सुन रही हो ना मेरी बात? मैं कह रहा था, माँ शादी करना चाह रही हैं। भैया ने शादी सब पर बल दिया है, भरपूर बल। उसी बल की ताकत मेरे सिर पर हथौड़े की तरह गिरी थी। मस्तिष्क में गूंजी थी टन। मैं झटके से अपने ख्यालों से निकल आई थी। क्या? मेरी आवाज छिपी थी। हाँ, माँ शादी करने जा रही हैं। और मैं यानी हम सब यह सोचते हैं कि माँ को आखिर ऐसा करने की जरूरत क्या आन पड़ी। बचे खुचे कुछ दिन है जिंदगी के, सुख आराम से काट लें। कुछ दिन में नाती पोते ब्याहेंगी। सठिया गई है माँ, छोटी भाभी बुदबुदाई थी। सब लोग तो बाहर के हैं, उन्हें क्या दिक्कत? इस शहर में तो हम हैं, मुंह उठाकर कहीं आने जाने के लायक नहीं रहेंगे हम। मैं हंसपट सी बस सब सुन रही थी। आखिर सुन भी रही हूं तो क्या? किसकी शादी? मैंने बात को फिर नए सिरे से जांचना चाहा। अपनी और किसकी? तुम्हारी बात वह जरूर मानेंगी, तुम समझाओ उन्हें। फालतू फितूर बैठा लिया है उन्होंने अपने दिमाग में। अगर यहाँ रहकर अकेली पड़ गई हैं वह, तो 2-4 महीने हम तीनों की बीवियां रहेंगी यहाँ उनके पास, बारी बारी। और अगर वह हम सब के साथ, मेरा मतलब है बारी बारी से रहना चाहें, तो और भी अच्छा है। मुझे लगा माँ ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाने और रखने की खातिर, अपनी जिंदगी के एकांत को एक बार फिर से गृहस्थी के रंगों में रंगने की खातिर कोई नया खेल खेला है। मैं भी बेआवाज इस खेल में क्यों न सम्मिलित हो लूं। आप सबकी बीवियां यहाँ रहेंगी। और बच्चों की पढ़ाई तो छुड़वाई नहीं जा सकती ना। उतने अच्छे स्कूल भी यहाँ नहीं है। हाँ, हम छुट्टियों में उन्हें यहाँ जरूर लेकर आया करेंगे। बच्चों को संभाल लेंगे आप, भाभीियों के बगैर भी 4-4 माह। हाँ, और चारा भी क्या है, सिर उठाकर जी तो सकेंगे ना। माँ ने अगर इस उम्र में शादी कर ली तो हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। अगर माँ शादी कर रही हैं तो अपने अकेलेपन से ऊब कर, देह की भूख से हार कर नहीं भैया, फिर सिर उठाकर जी न सकने की बात कहां से आई। हमारे हर निर्णय में वो हमारे साथ खड़ी रही, और आज जब वह बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं, हमसे कोई शिकायत न करते हुए उन्होंने बस एक छोटी सी इच्छा जाहिर की है, और हम सब इसी में उबले हुए हैं। कितने दिन और जी सकेंगी माँ? 10 साल, 15 साल, हद से हद 20 साल। इतने दिन अगर वो खुशी से जिए, हमें भी रह रह कर चिंता ना हो कि वो अकेली नहीं, तो इसमें बुरा ही क्या है? जिस उम्र में लोग तीर्थ करते हैं, भक्ति में मन रमाते हैं, उस उम्र की नाती पोते वाली औरत का ब्याह रचाना आज तक नहीं सुनी थी यह अनहोनी। पिताजी की आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी यह सब देखकर। आत्मा होती है या नहीं मुझे पता नहीं। अगर होती है तो वह यह देखकर भी कम दुखी नहीं हुई होगी कि माँ के खून पसीने से पाले हुए बच्चों ने उससे एक बारगी कैसे किनारा कर लिया। भाभी चुपचाप वहां से उठ रही हैं। इतनी कड़ी बातें शायद मुझे नहीं कहनी थी। मैं देखती हूँ भैया, मंझले भैया के चेहरे का दुख भाव कम हुआ है। महाविचार प्रक्रिया के असमंजस चिन्हित है। वे शायद मेरी बातों पर विचार कर रहे हैं। सब कर्तव्यों से मुक्त होकर माँ ने हमसे अपने लिए जिंदगी के कुछ साल ही तो मांगे हैं। हम उसे वह भी नहीं दे सकते, उसी के जिंदगी के बरस। छोटे भैया जैसे खुद से ही बहस कर रहे हैं। मैं खुश होती हूँ कि मेरी दलीलें किसी पर तो काम की हैं। हम दोनों छुटके ज्यादा भावुक थे, ज्यादा संवेदनशील, इसीलिए जिंदगी में वो ठौर नहीं बना सके जो बड़े या मंझले भैया ने हासिल किया।
छोटे भैया की पत्नी की नजर में भैया की इज्जत अगर कम है तो इसलिए कि दूसरे भाइयों की तरह उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। जब दोनों भाई बाहर रहकर अपना लक्ष्य साध रहे थे, वह यहाँ पढ़ाई के साथ साथ माँ का सहारा बने खड़े थे। माँ की एक एक इच्छा का ख्याल रखते हुए, उसे हंसाते खिजाते हुए। भाभी की नजर में बेवकूफ थे वह, और उनकी बेवकूफी का अंजाम बे भुगत रही थी। वैसे कौन है वह, करता क्या है, माँ उससे मिली कहाँ, कोई बताएगा मुझे कुछ? सवाल यह नहीं है कि वह कौन है, कैसा है, सवाल यह है कि माँ शादी कर रही है। अगर आप हामी भरे तो ये बातें भी होंगी, वरना इसका कोई मतलब है? पप्पू तो हमेशा से ही बेवकूफ है, पर तुमने भी इस बाबत कुछ नहीं सोचा। तुम लोगों को जो जी में आए करो, पर मैं इस नाटक में कहीं नहीं हूँ। मैं कल सुबह ही लौट जाऊंगा। मुझे लगता है अगर आज की कोई ट्रेन होती तो बड़े भैया आज ही निकल जाते, तो मझले भैया भी जाएंगे, बचे छोटे भैया और मैं तो मैके जा रही हूँ, तुम रहो यहाँ, निपटाओ माँ की शादी, पर लौट कर मुझ तक या मेरे बच्चों तक मत आना। मैं जानती हूँ अब वह भी नहीं रुकेंगे, उनके बच्चे उनकी कमजोरी हैं। मैं गंभीरता का लवादा ओढ़े हुए किचन की तरफ बढ़ती हूँ, हंसी को कहीं पेट में थामते हुए। अभी हंसी तो पूरा घर हिलाकर रख दूंगी और खेल ही बिगड़ जाएगा। मैं बड़े भैया के पसंद की उड़द पूड़ी छानती माँ के कंधे पर पीछे से अपनी दोनों बाहें डाल देती हूँ। कहना चाहती हूँ, तुम्हारे बेटे तो निरे बेवकूफ है माँ, भोली माँ की छोटी सी होशियारी भी नहीं परख सके। पर उससे पहले माँ ही मुझसे मुखातिब है। उसकी गंभीर आंखें और आवाज एक साथ कह रही हैं, मुझे पता था अप्पू, कोई मेरा साथ दे कि न दे तुम जरूर दोगी। माँ मुझसे भी नाटक, मैं हंसती हूँ। नाटक नहीं है तो क्या तुम इसे नाटक बूझकर ही मेरा साथ दे रही थी? मैंने एक निर्णय लिया है, पहली बार अपने लिए कोई निर्णय, और देखना है मेरे बच्चों में से कौन मेरे साथ आ खड़ा होता है। माँ स्थिर हैं, शांत चित्त। जा यह थाली बड़े को दे आ। भैया थाली परे कर देते हैं। रहने दो यह सब, मैं सपरिवार अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, कल वहीं से ट्रेन पकड़ लूंगा। माँ सुन तो रही होंगी ना सब, पर बड़े भैया को रोकती नहीं, मनाती भी नहीं। तो क्या यकीन करना होगा, माँ सच कह रही हैं। यह क्या, निशा क्यों आ खड़ी हुई है ठीक माँ के पीछे? मुझे नहीं जाना। बड़े भैया उसका हाथ खींच रहे हैं, वह फिर भी नहीं बढ़ती। अनहोनी सा घटा है कुछ। फूल की तरह अपनी बच्ची को सहेज कर रखने वाले भैया ने संयम खो दिया है। हाथ पहले हवा में लहराया है, फिर गाल पर। माँ की आंखों में आंसू है। बचपन की देहरी पार करती लड़की पर उठा पिता का हाथ। वह आंखों ही आंखों में कहती है, जाओ निशा। निशा जैसे समझकर भी कुछ नहीं समझती। वह बढ़ रही है, पर दरवाजे की ओर नहीं। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। भाभी रो रही हैं। मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसने अगर जिद में कुछ भी कर लिया, इस घर का साया ही मनूस है। कुछ नहीं करेगी वह, रहे सड़े यहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा, चलो तुम। भैया भाभी का हाथ खींचे लिए जा रहे हैं। मुझे इस बच्ची से हौसला लेना होगा। माँ के पास कितना रही है वह, पर माँ के लिए बिला शर्त इतना प्यार। मुझे तो माँ ने पाला पोसा है, जिंदगी दी है। रास्ते भर सोचती आई थी, माँ को उनकी पीछे छूटी खुशियां लौटाऊंगी, पर इसके लिए अब जब मौका हाथ आया तब। दिल दिमाग की सुन रहा या नहीं, कुछ पता नहीं। भाइयों की पीड़ा मेरे भीतर भी कांपती है। तस्वीर में सामने टंगे पिता मेरे मन में भी कौंधने लगे हैं। माँ उनकी जगह किसी और को कैसे दे सकती हैं? वह सिर्फ माँ की नहीं, हमारी भी खाती हैं। माँ दे भी दे तो हम क्यों दें? कैसे ढूंढ पाएंगे हम किसी अनजान चेहरे में पिता का चेहरा? भाइयों का दर्द मेरे कलेजे को भी उमेटता मरोड़ता है। मैंने तो सोच ली थी सारी अनहोनी, मैं आती और माँ नहीं होती तब तो मन को धीरे धीरे समझा ही लेती। माँ की खुशी के लिए क्यों नहीं समझा पा रही अपने मन को? मैंने कलेजे को भीतर ही भीतर थामा है। फोन की घंटी बजती है। निशा ने फोन उठाया है। बुआ, फुफ्फा जी।
क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। फिर तुम्हें बुलाया क्यों अचानक? माँ शादी कर रही हैं। व्हाट? माँ शादी कर रही हैं और तुम क्या कर रही हो वहाँ? मैं शादी के बाद ही आ पाऊंगी अनुज। पागल हो गए हो तुम सब। और वे तुम्हारे भाई? हमारी शादी के वक्त तो इतनी हाय तौबा मचा रखी थी। भैया लोग लौट गए। भैया लोग लौट गए। अनुज ने क्रोध में मेरी कही पंक्ति को मेरी ही अंदाज में दोहराया है। और तुम वहां बैठी हो शादी करवाने। उनकी इतनी इज्जत करता था। इज्जत ही की है तुमने उन्हें। तुमने माँ की तरह प्यार नहीं। क्या कह रही हो तुम? वह मेरी माँ जैसी हैं। हाँ, माँ जैसी ही हैं, माँ नहीं। अपूर्वा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम कल ही वापस आओगी। तुम भूल रहे हो शायद, हमारा प्यार अपनी परिणति तक पहुंचा तो सिर्फ माँ के कारण। और अनुज, तुम्हारे साथ साथ मुझे अपनी माँ से भी प्यार है, शायद तुमसे ज्यादा। अनुज अवाक हैं। चुप्पी के बाद गुस्से के बबूले फिर उठे हैं। उस शादी में रुकने के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। फोन कट चुका है। तो क्या यही थी अनुज की प्यार की सीमा? उस प्यार की सीमा जिसका दम वह दिन रात भरते थे। इतनी कच्ची थी उसकी डोर जो एक बार उनके विरुद्ध जाते ही टूट पड़ी। मैं खुद को समझा रही हूँ, क्षण का गुबार था यह सब। अनुज गुस्से में हमेशा ऐसे ही होते हैं और गुस्सा उतरते ही। हम सब पिता के कमरे में हैं। माँ ने खोल रखी है अपनी पुरानी संदूक। वह समेट रही है बिखरे सामान। माँ कह रही हैं, डॉक्टर हैं वह। दोनों बार जब मैं गिरी तब इलाज उन्होंने ही किया। माँ पूछ रही हैं, हम मिलना चाहेंगे उनसे? नहीं। तो फिर फोन पर बात? नहीं माँ, तुमने जिसे चुना है वह कोई भला इंसान ही होगा, वरना मेरी माँ इतना बड़ा फैसला कैसे लेती? यह माँ पर भरोसा है कि माँ के साथ होते हुए भी पिता की जगह किसी को न देने की जिद। संदूक से निकली गंध बहुत परिचित है, बहुत अपनी, बहुत कुछ माँ जैसी, इस घर जैसा, पिता की स्मृतियों जैसा। मुझे लगा मुझसे छूट रहा है बहुत कुछ। माँ से मायका था, माँ जा रही हैं। माँ की आंखों में भी नमी है, जैसे कह रही हूँ, मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया। क्या माँ भी हर औरत की तरह दुविधाग्रस्त है, किसी भी लड़की की तरह आशंकित? मैं भी तो थामे रही थी शादी की उस पहली रात, पूरी पूरे समय माँ का हाथ। अब सब कुछ पीछे छूट जाना है। निशा ने उनके कंधे पर सिर रख दिया है। मैंने उनकी कलाइयां अपने हाथों में ले ली हैं। अब हम 3 पीढ़ी की औरतें नहीं, दादी, बुआ और पोती तो बिल्कुल नहीं, बस 3 स्त्रियां हैं। 3 बहनें या फिर 3 सहेलियां। समय ने हमारे चारों ओर से अपनी चौहद्दियां हटा ली हैं। वह मूक सा ताक रहा है। शायद उसकी दृष्टि में भी यह पल ऐतिहासिक है। हमारी चुप्पी आपस में बतिया रही है बहुत सारी बातें। निशा कब बड़ी हो गई हमें पता नहीं चला। औरत कब बड़ी हो जाती है कौन जान पाया है। माँ ने कमरे को बंद करके एक चाबी मुझे थमा दी है। मुझे क्यों? ऐसे ही। पूरा मकान खाली पड़ा है। चाहती तो छोटी इसी में रहती, पर जानती हो वह मायके से यहाँ नहीं आएगी। अब तो और भी नहीं। और कोई आया भी तो यह कमरा बंद ही रहेगा। इसकी चाबी या तो मेरे पास है या तेरे। कभी लौटना हुआ तो माँ आगे कुछ नहीं कहती। निशा के उत्साह की कमी नहीं है। वह दादी के लिए चूड़ियां ढूंढती है, हल्के रंग की साड़ियां भी। माँ झेप रही हैं। यह सब कुछ क्या मुझे जचता है? फोन की घंटी फिर घनघनाई है। मुझे लगता है अनुज होंगे। फोन पर फिर निशा है। आ जाऊंगी पापा, बस कल भर आप अंकल को भेज देना। भैया की तरह अनुज भी मुझे माफ कर देंगे। कितना तो प्यार करते हैं मुझे। पर भैया पिता है और अनुज पति। मैं बार बार उनके मोबाइल पर फोन लगाती हूँ, वे उठाते क्यों नहीं? अब घर पर लगाती हूँ। आंटी, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ, अंकल घर पर नहीं है। उन्होंने मुझे चाबी दी थी। मैं मैच देख रहा हूँ। अंकल के लिए कोई मैसेज? कहा ना कल सुबह मैं आ रही हूँ।
मुझे लेने स्टेशन ना जाएंगे, नहीं तो। मेरा गला रूंध आया है। मैंने बात पूरी किए बगैर फोन काट दी है। क्या सचमुच अनुज वहां नहीं थे? क्या अनुज वहीं थे? मैं माँ के आंचल में अक्षत, दूब और रोली के साथ उनके सुखद जीवन की प्रार्थनाएं बांधती हूँ। न माँ ने भी इसी तरह बांधा था मेरे आंचल में खोइछा। माँ चली गई हैं और हम दोनों भी चल दिए हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। मेरे मन में उथल पुथल है, पर ट्रेन तो स्टेशन पर आ लगी है। मैं चाह कर भी खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। बाहर अनुज नहीं हुए तो? पर्स में माँ की दी चाबियां खन खन कर मेरे सवाल का उत्तर दे रही हैं। माँ ने आखिर मुझे ये चाबियां क्यों दी? क्या समझ लिया था माँ ने सब कुछ? फिर भी तो क्या मुझे लौटना होगा माँ की उसी कोठरी तक, माँ के उसी अकेलेपन के पास? तो क्या चांद और सूरज की तरह मैंने और माँ ने अपनी अपनी भूमिकाएं आपस में बदल ली थी? बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। आपकी कहानी उलटबांसी समाज के पितृसत्तात्मक ढांचे के बीच उलटबांसी की तरह ही है। और यह कहानी न सिर्फ शीर्षक की वजह से, बल्कि कथ्य में बिल्कुल भिन्न बात कहने के कारण, उलटबांसी शब्द का जहां से स्रोत है, महान कवि कबीर के साथ भी जुड़ती है यह कहानी। कहानी में भाई और भाभियां चले जाते हैं। उनको स्वीकार नहीं है कि माँ अपने अकेलापन को दूर करने के लिए इस उम्र में शादी करे। 3 स्त्रियां रह जाती हैं, 3 पीढ़ियों की नुमाइंदगी करने वाली स्त्रियां, माँ, बेटी और पोती, यानी बुआ, भतीजी और कहानी के नैरेटर की माँ, अबू की माँ। और ये 3 स्त्रियां 3 सहेलियों की तरह हैं, महज 3 स्त्रियों की तरह। कहानी के श्रोता और दर्शक महसूस करेंगे स्त्री मनोभाव को पकड़ने की आपकी सूक्ष्म कला को भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी के श्रोता, पाठक और दर्शक सोचेंगे और उनके सोचने के ढंग पर एक झटका सा लगेगा, प्यार भरा झटका। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।